नमस्कार। KTHM महाविद्यालय नासिक हिंदी विभाग से मैं प्राध्यापिका माधुरी मोगन प्रथम वर्ष वाणिज्य यानी प्रथम वर्ष बीकॉम के सेमिस्टर 1 यानी अयन 1 का हिंदी विषय का पाठ्यक्रम प्रस्तुत करती हूँ। हिंदी विषय को लेकर अध्ययन करने वाले सभी छात्रों का इसमें बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। छात्रों, ये जो पाठ्यक्रम है वो 3 इकाइयों में विभक्त है। इसका परिचय हम लेते हैं। पाठ्यक्रम का परिचय लेने से पहले पाठ्यक्रम के जो उद्देश्य है उनका परिचय कराती हूँ। पाठ्यक्रम का परिचय में उद्देश्य इस प्रकार से है: छात्रों को हिंदी काव्य साहित्य से परिचित कराना, यानी जो पाठ्यक्रम में कविताएं लिखी है, कविताएं दी गई है, उनका परिचय हिंदी का आपको हो जाएगा। हिंदी साहित्य में जो कहानियां लिखी है उसका परिचय आपको कराना है। हिंदी भाषा द्वारा संवाद कौशल विकसित करना है। मौलिक लेखन की ओर आपका रुझान बढ़ाना है। विज्ञापन कौशल विकसित करना है। हिंदी कंप्यूटिंग का परिचय आपको देना है। इस प्रकार से ये उद्देश्य रखे गए हैं। आपका ये जो पाठ्यक्रम है, हिंदी विषय का पाठ्यक्रम, इसके लिए 3 क्रमांक यानी 3 क्रेडिट इसके लिए रखे गए हैं। 3 क्रेडिट पाने के लिए आपको कौन कौन से कहानियाँ, कविता और पाठ्यपुस्तकेतर पाठ्यक्रम पढ़ना है, इसका हम परिचय लेते हैं। इकाई 1 जो है यानी भाग 1 में काव्य साहित्य का हम परिचय लेने वाले हैं। काव्य साहित्य में कौन कौन सी कवि है, कवि या कवयित्री है, उनकी कौन सी कविताएं हैं, इनका परिचय यहाँ पर कराती हूँ। सबसे पहले जो पहली कविता का अध्ययन हम करने वाले हैं वो कविता है स्वदेश के प्रति, और इसकी कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वाभिमानी, संवेदनशील, देशभक्त कवयित्री है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलनों में उन्होंने सक्रिय भाग लिया हुआ है। आधुनिक कवयित्रियों में सुभद्रा कुमारी को प्रमुख स्थान हमें देखने को मिलता है। उनके काव्य में नारी की सहज भावुकता और कोमलता के दर्शन होते हैं, तो दूसरी ओर देश प्रेम और पारिवारिक प्रेम उनके काव्य रचना के मुख्य विषय जो है वो दिखाई देते हैं। राष्ट्रीय कविताओं में उनका वह स्थान देखने को मिलता है। जालियनवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने जालियनवाला बाग में बसंत ये कविता लिखी है। झांसी की रानी उनकी सर्वाधिक लोकप्रिय कविता है। उनके अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित हैं। उनमें से हमें स्वदेश के प्रति इस कविता का अध्ययन करना है। स्वदेश के प्रति इस कविता में प्रमुखता से देश को स्वाधीन होते हुए देखते हुए कवयित्री ने अपने मनोभाव इसमें व्यक्त किए हैं। कवयित्री का और भी परिचय और कविता का अध्ययन हम कविता का अध्ययन जब करेंगे तब इसमें लेने वाले हैं। उसके बाद दूसरी जो कविता है वह है दुष्यंत कुमार की कविता हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार गजलकारों में उनका नाम आता है, प्रख्यात है। उन्होंने यहाँ जो गज़लें लिखी है, दुष्यंत कुमार की गज़लें सरकारी निर्मम व्यवस्था पर जो करारा प्रहार करती है, इसको लेकर लिखी है। उनका बहुचर्चित गज़ल संकलन साये में धूप की ज़्यादातर गज़लें इंदिरा गांधी के शासन में इमरजेंसी के दौरान लिखी गई है। दुष्यंत कुमार ने अपनी रचनाओं में उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जो आम बोलचाल में हैं। इस प्रकार हम जो है उनकी ये जो गज़ल है हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस कविता में जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें क्या हो रहा है और कवि क्या अपेक्षा करता है, इसका अध्ययन हम करने वाले हैं।
तीसरी कविता को जान लेते हैं। तीसरी कविता है पिता के जूते और इसको लिखा है अशोक वाजपेयी ने। अशोक वाजपेयी ये जो कवि है, इनकी गणना समकालीन चर्चित कवियों में होती है। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में एक अधिकारी के रूप में अपना काम कर चुके हैं, किंतु वे कवि के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं। अशोक वाजपेयी ने प्रेम उल्लास की दुनिया में अपनी कविता रची है और हम देखते हैं कि उन्हें सन 1994 में भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कारों से नवाजा गया है। वे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति भी रह चुके हैं। इस प्रकार अनेक पद और पुरस्कारों से कवि को पुरस्कृत किया गया है, नवाजा गया है। इनकी जो कविता है पिता के जूते, उसका परिचय हम लेने वाले हैं। इसमें कवि ने अपने पिता के बारे में जो संवेदनाएं हैं वो किस प्रकार व्यक्त की है, उसका अध्ययन हम करने वाले हैं। उसके बाद आगे की जो कविता है, चौथी कविता, वो है पेड़ की पुकार और इसके कवि है शंभुनाथ सिंह। नवगीत के प्रमुख प्रणेता और प्रगतिशील कवि शंभुनाथ सिंह का हिंदी कविता में विशेष स्थान है। उनकी कविता नई बौद्धिक चेतना से संपृक्त है। मानव जीवन की आधुनिक विसंगतियों का प्रभावशाली चित्र अंकित करने में वे अद्वितीय हैं। इस प्रकार जो है कवि का और भी परिचय, उनकी जो काव्य कृतियाँ हैं या और जो उन्होंने जो साहित्य लिखा है, उसका परिचय हम कविता का अध्ययन करते हुए लेने वाले हैं। पेड़ की पुकार ये जो कविता है, पर्यावरण का महत्व, पेड़ का महत्व, इस विषय को लेकर उन्होंने अपने भाव जो है किस प्रकार व्यक्त किए हैं, उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। पांचवी जो कविता है वो कविता है उदास तुम। धर्मवीर भारती जी की ये कविता है। कवि धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक और सामाजिक विचारक थे। उन्होंने यहाँ पर सिद्ध साहित्य पर अपना शोध प्रबंध पीएचडी डिग्री प्राप्ति के लिए लिखा हुआ है। उनके काव्य में हमें बहुत सारे भाव देखने को मिलते हैं। पावनता और हल्की रोमांटिकता का स्पर्श और उनकी भीनी झनकार उनकी कविताओं में सर्वत्र पाई जाती है। इनका प्रथम काव्य संग्रह ठंडा लोहा और प्रथम उपन्यास गुनाहों का देवता अत्यंत लोकप्रिय हुए हैं। इनके द्वारा लिखा हुआ नाटक अंधा युग संपूर्ण भारतीय साहित्य में अपने अलग ढंग की रचना है। इस प्रकार कवि के द्वारा जो रचनाएं हुई है, इनका और भी परिचय हम लेने वाले हैं। उदास हो तुम, इस कविता में एक सुंदरी के जो उदासी के मनोभाव है, उसके प्रति कवि ने अपना भाव जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरह हम देखते हैं कि प्रथम इकाई में हमें यहाँ 5 कविताओं का अध्ययन करना है। ये जो 5 कविता है वो आपके सामने इस प्रकार से उसका परिचय संक्षेप में मैंने दिया हुआ है। इकाई 2 की ओर चलते हैं। इकाई 2 में हम कहानी साहित्य का अध्ययन करेंगे। कहानी साहित्य किसे पसंद नहीं। बचपन से कहानियों से हमारा परिचय रहता है। जब हम कुछ समझ में नहीं आता तब दादी नानी से हमारे जीवन में कहानियाँ जुड़ जाती है और हिंदी साहित्य की जो कहानी साहित्य है उससे आप लोग परिचित होने वाले हैं। इसमें भी आप लोग 5 कहानियाँ पढ़ने वाले हैं। इकाई 2 में 5 कहानियों का परिचय आपको लेना है। वो कौन सी कहानियाँ हैं, किस दौर की कहानियाँ हैं, उनकी कथा वस्तु क्या है, पात्र क्या है, कहानी लिखने वाले लेखक का उद्देश्य क्या है, इनसे आप परिचित होंगे। तो सबसे पहले जो कहानी हमें पढ़नी है उसका शीर्षक है भोला राम का जीव। उसका शीर्षक है भोला राम का जीव और इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई की ये बहुत सुंदर सी रचना है। हरिशंकर परसाई व्यंग्य साहित्य में पितामह माने जाते हैं। उनके द्वारा जो व्यंग्य रचा गया है, उनकी रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी पैदा करती है
किंतु साथ में सामाजिक वास्तविकताओं को हमारे सामने लाकर खड़ी करती है। खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यम वर्गीय मन की सच्चाई को उन्होंने बहुत निकटता से पकड़ा है। हमें इस कहानी में भोलाराम का जीव, इस कहानी में एक जो सेवानिवृत्त अध्यापक है उसके जीवन में क्या हो जाता है, किस तरह सरकारी दफ्तरों में उसे चक्कर लगाना पड़ता है, किन कठिनाइयों से वो गुजरता है और अंत में उसकी मृत्यु होती है, उसको लेकर जो है भोलाराम का जीव जो है ये कहानी रची गई है। इस कहानी के द्वारा सरकारी दफ्तरों में हो रहे जो भ्रष्टाचार है, दिरंगाइयाँ हैं, इसको लेखक हरिशंकर परसाई जी ने यहाँ उद्घाटित किया हुआ है। हरिशंकर परसाई द्वारा उपन्यास, कहानी, संस्मरण और भी साहित्य लिखा गया है। इसका परिचय हम कहानी पढ़ते वक्त लेने वाले हैं। दूसरी कहानी जो है उसके ओर चलते हैं। दूसरी कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, उसने कहा था। बहुत सुंदर सी कहानी है, प्रेम कहानी है, राष्ट्र प्रेम की कहानी, फौजी की कहानी है, त्याग की कहानी है, कालजयी कहानी इसे कहा जाता है। 100 साल से भी ऊपर इस कहानी को हो चुका है, किंतु आज भी पाठक इस कहानी की ओर आकर्षित होते रहते हैं। गुलेरी जी ने जो 3 कहानियां लिखी है, उन कहानियों से वह अमर हुए हैं। गुलेरी जी का साहित्य और कहानी के बारे में और भी हम परिचय लेने वाले हैं। तो जब हम कहानी पढ़ेंगे तो कौन फौजी है, क्या उसके जीवन में हुआ है, उसका परिचय हम लेने वाले हैं। आगे चलते हैं तीसरी कहानी की ओर। तीसरी कहानी है व्यथा का सरगम और इसकी रचयिता या लेखक है अमृत राय। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के यशस्वी पुत्र एवं श्रेष्ठ अनुवादक, उपन्यासकार, निबंधकार, समीक्षक के रूप में अमृत राय हमारे सामने आते हैं। इन्होंने अपने पिता प्रेमचंद के जीवन पर जीवनी लिखी है जिसका शीर्षक है कलम का सिपाही। इस जीवनी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया है। अमृत राय नाट्य लेखन में सक्रिय रहे हैं। अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी ऐसे अनेक भाषाओं पर उनका समान अधिकार है। इस कहानी में भी हम परिचित होने वाले हैं कि जो शरणार्थी लोग होते हैं या खास करके उनमें जो स्त्रियाँ होती है, उनका जीवन वहाँ पर किन परिस्थितियों से गुजरता है, किन पीड़ाओं को या संघर्ष को वो भोगती है, वो यहाँ पर लेखक ने व्यथा का सरगम इसमें व्यक्त किया है। आगे और भी हम परिचय इस कहानी का लेने वाले हैं। देखते चौथी कहानी जो है वह है जंगल दाह। चौथी कहानी है जंगल दाह और इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश समकालीन कथाकारों में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। ये प्रेमचंद परंपरा के साहित्यकार माने जाते हैं जो अपनी रचनाओं के माध्यम से आलोचकों एवं पाठकों को समान रूप से प्रभावित कर रहे हैं। सामान्य स्थितियों, घटनाओं को ये अपनी कहानी के माध्यम से मार्मिक बना देते हैं। भारतीय मध्यम वर्गीय जीवन को आधार बनाकर इन्होंने अनेक कहानियां लिखी। इनकी कहानियों में सामान्य लोगों का जीवन, संघर्ष का चित्रण हमें देखने को मिलता है। इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसका भी परिचय हम बाद में लेने वाले हैं। उन्होंने किस प्रकार का और साहित्य कृतियाँ लिखी है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, निबंध है, इनका परिचय हम ये कहानी पढ़ते वक्त लेने वाले हैं। आगे की कहानी जो है उसकी ओर चलते हैं। वो कहानी है सबसे कठिन काम और इसकी लेखिका है मधु कांकरिया। मधु कांकरिया हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित कथाकार तथा उपन्यासकार रही है। इन्होंने जो अपनी रचनाएं की है उसमें हम देखते हैं कि समाज में व्यक्त अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे संस्कृति है, महानगर की घुटन और सुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ते नई आदतें या पीड़ित नारियां जो है
उनको लेकर उन्होंने कहानियाँ रची है या कथा साहित्य उन्होंने यहाँ पर लिखा है। इन्हें भी अनेक पुरस्कारों से यहाँ नवाजा गया है। इसका परिचय हम कहानी पढ़ते वक्त लेने वाले हैं और भी परिचय हम उनका लेने वाले। इस प्रकार से आप लोग जो है 5 कहानियाँ जो है 5 लेखकों की जो कहानियाँ हैं इसका परिचय आप लेने वाले हैं। कहानी साहित्य के बाद इकाई 3 की ओर चलते हैं। इकाई 3 में साहित्येतर पाठ्यक्रम यानी कहानी कविता ये जो साहित्य है इसको छोड़कर कौन से ऐसे पाठ्यक्रम को पढ़ना है, तो उसमें है अंक तथा गणितीय चिन्हों का लेखन। अंक और गणितीय चिन्हों का लेखन व्यवहारिक जीवन में बहुत उपयोगी होता है। इस दृष्टिकोण से ये साहित्य जो पाठ्यक्रम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद है हिंदी कंप्यूटिंग और यूनिकोड की जानकारी। हिंदी कौन कौन सी यूनिकोड है, उसका क्या उपयोग है, कैसे वो आप लोग उपयोग में ला सकते हैं, उसको आप लोग सीखने वाले हैं। उसके बाद इंटरनेट की जानकारी आप लेने वाले हैं और उसके बाद हिंदी सॉफ्टवेयर की जानकारी। इस तरह आप लोग जो है 4 मुद्दों का यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं इकाई 3 में। अब जो ये पाठ्यक्रम जो है 3 इकाइयों में है। पहली इकाई जिसमें कविता है जिसका अध्ययन करना है, इकाई 2 में कहानियों का अध्ययन करेंगे, इकाई 3 में पाठ्यपुस्तकेतर जो मुद्दे हैं, अंक लेखन है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, इनकी जानकारी आप लेने वाले हैं। ये जो पाठ्यक्रम है इसका मूल्यांकन जो है किस प्रकार से होगा, परीक्षा के लिए जो मार्क्स है या अंक जो है किस तरह यहाँ पर विभाजित किए गए हैं उसको आप लोग समझने वाले हैं। 100 अंक जो है संपूर्ण पाठ्यक्रम के लिए दिए गए हैं और इसको विभाजित किया गया है आंतरिक मूल्यांकन और सत्रांत परीक्षा। आंतरिक मूल्यांकन 30 अंक के लिए है, यानी इंटरनल एग्जाम 30 मार्क्स के लिए होगी और सत्रांत यानी एनुअल एग्जाम आपकी 70 अंकों की यानी 70 मार्क्स की होगी। 30 मार्क्स जो है इंटरनल एग्जाम के लिए, इसके लिए आपको 3 प्रकार से जो है मूल्यांकन आपका होगा। इसमें लघुत्तरी परीक्षा यानी यूनिट टेस्ट जैसी परीक्षा आपकी होगी जिसमें 15 अंक हैं। उसके बाद शोध परियोजना, एक प्रोजेक्ट आप लोग करोगे उसके लिए 10 अंक हैं और प्रस्तुतिकरण के लिए 5 अंक हैं। इस तरह से कुल मिलाकर इसमें 30 अंक जो है आंतरिक मूल्यांकन के लिए रखे गए हैं। इनके समय समय पर आपको सूचना मिलेगी कब इस प्रकार की परीक्षाएं होगी, कब शोध निबंध देने हैं, कैसे लिखने हैं, इसका मार्गदर्शन दिया जाएगा और साथ में प्रस्तुतिकरण भी यहाँ पर लिया जाएगा और ये आंतरिक मूल्यांकन 30 अंकों के लिए होगा। जो सत्रांत परीक्षा होगी वो 70 अंकों की होगी। इसके लिए आलोचनात्मक प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न होंगे और हर एक प्रश्न के लिए 15 अंक होंगे। इस प्रकार से 60 अंकों के लिए आलोचनात्मक प्रश्न लिखने होंगे। ससंदर्भ व्याख्या लिखनी होगी, 2 यहाँ पर व्याख्याएं करनी है आपको और उसके लिए 1 के लिए 5 अंक है। इस प्रकार से 10 अंक जो है संदर्भ व्याख्याओं के लिए है। तो इस प्रकार से आपका जो एनुअल का मूल्यांकन है इस प्रकार से किया जाएगा। तो आप लोग जो है हिंदी साहित्य या हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उससे परिचित हुए होंगे। 3 इकाइयों में विभक्त ये जो पाठ्यक्रम है और साथ में अंकों का जो है विभाजन या मूल्यांकन जो है आपका कैसे होगा इसका परिचय मैं आप लोगों से यहाँ पर कर दिया है। तो आप लोग समझ गए होंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले हम एक संदर्भ सूची जो है उसकी ओर चलते हैं। अध्ययन के लिए आप लोगों को कौन कौन से संदर्भ ग्रंथों का उपयोग करना है, तो इसमें साहित्य सौरभ हिंदी अध्ययन मंडल सावित्रीबाई पुणे विश्वविद्यालय द्वारा ये ग्रंथ जो है प्रकाशित है जो आपके लिए पाठ्यक्रम के लिए है। दूसरा ग्रंथ है अनुवाद स्वरूप और क्षेत्र, डॉक्टर गोपाल राय का ये ग्रंथ है। तीसरा ग्रंथ है प्रिंट मीडिया लेखन, हरीश होरोड़ा इनका ग्रंथ है। राजभाषा विविधा, डॉक्टर माणिक मुरुगेश इनका ये ग्रंथ है। व्यवहारिक हिंदी, रविंद्रनाथ श्रीवास्तव जी का ग्रंथ है। फणीश्वर नाथ रेणु के कालजयी चरित्र, मनोविश्लेषण, विजय अवस्थी का ये ग्रंथ
यहाँ पर लेकर आप इस विषय का और भी अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।